एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज में आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और उसके बिहाफ पर हम अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 5 कर चुके हैं इसके लिए, ग्रुप डी के लिए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके 100% पूछे जाएंगे और जो 100 के 100% होंगे वो उसी पैटर्न पर होंगे जो HSSC आपसे पेपर में पूछेगी। जो पैटर्न HSSC का रहेगा, सेम पैटर्न पर आपसे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज जो हम करने लग रहे हैं, तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। आर्यभट्ट एकेडमी और ये उनके हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज की इस क्लास में शुरू करेंगे। सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, जनरल साइंस, सारे सब्जेक्ट वाइज सारे पर्सन हम करेंगे। टोटल 100% से प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें से 15% जीएस के हैं और 25% हरियाणा जीके के हैं, जो स्पेशल पेपर के अंदर अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वो सारे कुछ अलग से दिया गया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और भी सारे स्टडी मटेरियल की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, वो है नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब 7900 आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहे। तो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और पहले क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है ये रीजनिंग का। इसमें दिया है a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, भाग का अर्थ है पिता और गुणा का अर्थ है पत्नी। अब इसके आधार पर ये रिलेशन दिया है p प्लस क्यू और r एस टी का। p का t से किस प्रकार से संबंध है, p का t से संबंध बताना है। p प्लस क्यू का क्या है कि p जो हो q की माता है, p क्या है, q की माता है। देखो, मेल के लिए प्लस रखते हैं और फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं। कई लोग कैसे करते हैं, मेल के लिए ऐसे करते हैं, फीमेल के लिए सर्कल करते हैं। जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे कर लेना। अब है क्यू भाग में आर। तो क्यू भाग में आर का क्या है कि क्यू आर का पिता है, यानी कि क्यू की एक संतान है आर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो पहले तो क्या है कि जो पी है वो माता है किसकी, क्यू की। क्यू है वो बाप है किसका, आर का। ये हो गया। आर माइनस एस दे रखा है, यानी कि आर जो है वो एस का भाई है। आर भाई है किसका, एस का। देखो, ऊपर से नीचे दर्शाने के लिए मतलब एक पीढ़ी का अंतर है, बाप बेटे का, और बराबर में मतलब बहन भाई का। आर माइनस एस हो गया एस मल्टीप्लाई बाई टी। एस मल्टीप्लाई बाई टी है, जो एस जो है वो पत्नी है किसकी, टी की। एस जो है वो टी की पत्नी है। अब इसने पूछा है कि पी का टी से किस प्रकार से संबंध है। पी का टी से किस प्रकार से संबंध है, ये इसके अंदर बताना है आपको। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पी का बेटा क्यू, क्यू की बेटी है एस, उसका पति है। ठीक है, तो पी टी से किस प्रकार संबंध है, टी की जो पत्नी है एस, उसके पति उसके पिता की माता है। समझ रहे हो, टी तो हस्बैंड हो गया एस का, तो टी एस का तो हस्बैंड है और एस का बाप है क्यू और क्यू की माँ है पी। तो पी का टी से क्या संबंध होगा, वो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो ये दिया रखा है कि पत्नी के पिता की माता। ये पत्नी के पिता की माता, भाई पत्नी थी इसकी एस, एस का पिता कौन था, क्यू, और क्यू की माता कौन थी, पी। तो पी का टी से संबंध क्या था, पत्नी के पिता की माता। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, ये भी फैमिली रिलेशन का दिया है। डी ए की पुत्र की पत्नी है। ए का कोई बेटा है, उसकी पत्नी का नाम दिया है क्या, डी। समझ रहे हो, ए का कोई बेटा है, यहाँ पे इसकी पत्नी नाम है डी। ए के दो बच्चे हैं सी और ई। ए के दो बच्चे हैं, एक तो सी है और एक ई। अब ये नहीं पता सी कौन सा है और ई कौन सा है, भाई डी सी की पत्नी है या ए की, ये हमें अभी नहीं पता। ई जो है ए और बी की इकलौती पुत्री है। ई अगर पुत्री है तो इसका मतलब
डी किसकी वाइफ है, सी की, और ई पुत्री है ए और बी की। ऐसे ए और बी हस्बैंड वाइफ हो गए, इसके दो संतान है सी और ई। ई पुत्री है तो सी हस्बैंड हो गया किसका, डी का। बी एफ के पिता की माँ है, बी जो है वो एफ के पिता की माँ है, तो मतलब ए तो हस्बैंड हो गया, इसमें ये माँ किसके माँ है, एफ के पिता की। एफ के पिता की तो मतलब क्या है कि एफ का पिता कौन होएगा, सी तो होएगा। एफ का पिता सी और उसकी माँ कौन होएगा, बी, क्योंकि ए और बी के दो ही संतान है, सी और ई करके। एक एफ से किस प्रकार संबंध है, तो एक एफ से क्या लगेगा, पोता लगेगा। ठीक है, ये पोता लगेगा, पिता का पिता दादाजी लगेगा, या पोता या फिर पिता के पिता दादाजी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया है, जो संबंध 17 का 323 से है वो संबंध इनमें से किस ऑप्शन का भी है आपस में। 17 का संबंध 323 से जो है वैसा ही संबंध दूसरा किस ऑप्शन का है, ये बताना है आपको। 17 का संबंध जो 323 से है वो और किसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। देखो 17 का स्क्वायर करें कितना होता है, 289। 289 323 में से अगर इसका भाई देखो है तो राशि स्क्वायर के आसपास ही। 17 का स्क्वायर करें तो 289 बनेगा, ये दे रखा 323। अगर इसमें से 289 घटाएंगे कितना बचेगा, 34। यानी कि ये 17 का डबल बच गया। नंबर का स्क्वायर प्लस में इसका डबल, नंबर का स्क्वायर प्लस में इसका डबल। एक बार ये पैटर्न लगा के देख लेते हैं लगता है या नहीं। नंबर का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, प्लस 9 का दूना 18 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 9 9 99 बनेगा, ये नहीं आएगा। नंबर का स्क्वायर 169 और इसका डबल 13 दूनी 26, 9 और 6 15, 6 2 8 1 9 और 195, ये तो सही आ रहा है बिल्कुल। एक बार ये पैटर्न ऊपर वाले में लगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 441, जमा 21 दूनी 42 जोड़ेंगे कितना आएगा, 483, ये भी नहीं बनेगा। 16 का 256, ये भी नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सही ये पैटर्न है। इस नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ नंबर जो है ये ऑप्शन डी। 13 का स्क्वायर जमा 2 गुणा में 13। ये देखो सवाल नंबर 3 का डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ से देखो। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर जमा फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स। 17 का स्क्वायर जमा 2 गुणा में 17। अब 16 से करेंगे तो 16 का तो 288 आना चाहिए, हमारा दे नहीं रखा ये। 21 का करेंगे तो 483 आना चाहिए, हमारा 315 दिया है। 9 का करेंगे तो 99 आना चाहिए, हमारा 116 दिया है। लेकिन जब 13 का करते हैं तो 195 दिया और 195 हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 के बाद आगे दिया है 4 नंबर। इसमें दिया है कि 4 शब्द दिए हैं, 3 किसी एक प्रकार से समान है और एक चौथा अलग है, तो अलग शब्द बताइए। 4 शब्द है भड़कना, भड़काना, शांत करना, डराना और उकसाना। देखो 4 में से 3 शब्द एक ही भावना है, चौथा अलग है बिल्कुल, वो आपको बताना है। अब देखो इसमें भड़काना मतलब किसी को उत्तेजित करना किसी बात के लिए, नकारात्मक भाव करेगा। डराना किसी को एकदम धमकाना, डराना, भयभीत करना, नकारात्मक शब्द है। उकसाना भाई किसी को गलत काम के लिए उकसाना, विशेष भावना के लिए। लेकिन शांत करना ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये एक सकारात्मक भाव का है, किसी को शांत करना। बाकी जो तीनों शब्द है ये नकारात्मक भावना के, नेगेटिव स्टेटमेंट के हैं। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, एकदम अलग, वो हो जाएगा शांत करना। शांत करना ये एकदम अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ही हमारा साल बदलता है तो एक दिन आगे हो जाता है, साल बदलते ही हमारा एक दिन आगे हो जाता है। तो ये सोमवार था तो अगला क्या होगा, मंगलवार। क्या आएगा अगला दिन, मंगलवार आएगा। इतना सा ध्यान रखना, ये लीप ईयर नहीं होना चाहिए, बस लीप ईयर यानी कि 4 से भाग करके देख लेना, ठीक है। अगर 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी को 2008 को मंगलवार पाएगा। 2008 को मंगलवार था, 2009 को क्या पाएगा, बुधवार नहीं पाएगा, वो बृहस्पतिवार पाएगा। क्यों, क्योंकि 2008 एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर में साल 366 दिन का होता है, बाकी 3 साल होता है 365 दिन का। 365 वाले में एक दिन जुड़ता है, 366 वाले में 2 दिन ऐड होंगे। तो इसमें क्या उत्तर आ जाएगा, इसका कौन सा वार होएगा, मंगलवार होएगा, ट्यूसडे होएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6। 5 और 6 बजे के बीच में कितने बजे
घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी 5 और 6 बजे के बीच में। ठीक है, 5 और 6 बजे के बीच की बात है। तो इसमें देखो सीधा सा फार्मूला क्या है हमारा, 3h माइनस 11m/2, 11/2m, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, 0 डिग्री का कोण हमने करना है इसमें। 30h कितना है, आवर कितने हैं 5 बज के, देखो पहले वाला घंटा लेना 5 से 6 के बीच में, तो 5 लेना, 30 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 150, माइनस 11/2 मिनट हमें निकालनी है, कितने डिग्री का कोण होना चाहिए 0 डिग्री का। ठीक है, 0 को इधर आएगा, दोनों बराबर में आ जाएगा, 11/2m बराबर 150। देखो इसमें डिटेल में सॉल्यूशन देखें कि घड़ी और मिनट की सुई के बीच होना चाहिए कोण 0 डिग्री का। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, 30h माइनस 11/2m। आवर मतलब 5 से 6 के बीच में ना, तो 5 लेना पहले वाला, मिनट हमने निकालनी है। तो देखो कोण दे रखा है 0 बराबर 30h, h का मान है 5 माइनस 11/2m, 30 गुणा 5 करेंगे 150 माइनस 11/2m, 11/2m बराबर 150 हो जाएगा, 0 से इधर जाएगा तो m का मान आ जाएगा 300/11, यानी कि 27 सही 3/11। तो कितने बजे एक दूसरे के संपात यानी कि 0 डिग्री पर होंगी, तो ये होगा 5:27 सही 3/11 मिनट पर। ये रहेगा ऑप्शन बी, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। सवाल नंबर 6 के बाद आगे दिया है सवाल नंबर 7, और इसमें लिखा है कि लिविंग इनसाइड हाउस को लिखा जाता है ये, स्नो हाउस बुल्ट को लिखा जाता है ये, लिविंग विद स्नोमैन को लिखा जाता है ये। ठीक है, यदि बुल्ट विद ब्रिक को ये लिखा जाता है तो ब्रिक मैन के लिए क्या होगा, ब्रिक मैन के लिए क्या होगा ये इसमें बताया है। ठीक है, ब्रिक मैन का हमने ढूंढ के लिखाना क्या ट्रिक है। पहले देखो मैन किस में है, मैन किस में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लिविंग विद स्नोमैन, तो मैन का इन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है भाई, हमने निकालना किसका है, ब्रिक मैन का, ब्रिक मैन का निकालना है। तो मैन किस में है, इसमें है खाली, तो मैन का सॉल्यूशन इन चारों में से कोई एक है। ठीक है, अब इस चारों में से लिविंग विद स्नो भी है, तो अब देखो इसमें और इसमें स्नो वर्ड कॉमन है ना, इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, तो मतलब एक वर्ड कॉमन है वो स्नो का है, तो इसमें कॉमन क्या है Ni, तो Ni कट जाएगा। क्यों कट जाएगा कि Ni किसका हो गया, स्नो का हो गया। अब देखो विद है इसमें पहले वाले में और इसमें पहले वाले और तीसरे में लिविंग कॉमन है, लिविंग, तो इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है लिविंग के लिए, MO, तो MO भी कट जाएगा। समझ गए, पहले और तीसरे में लिविंग कॉमन है तो MO वर्ड है उसका, दूसरे और तीसरे में स्नो कॉमन है तो स्नो के लिए हो गया Ni कट गया। अब बच गया VR और HS, VR और HS। अब देखो इसमें है बिल्ट विद ब्रिक, बिल्ट विद ब्रिक, बिल्ट कहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है। अब देखो एक चीज, इसमें से दो कट गए थे, Ni और MO कट गए थे। अब इसमें देखो स्नो हाउस बुल्ट, और इसमें देखो बुल्ट विद ब्रिक, बिल्ट कॉमन है ये वर्ड, तो बिल्ट के लिए एक वर्ड कॉमन होगा, वो क्या आएगा, VRN टिप्पी, ये देखो टिप्पी, टिप्पी कॉमन है तो टिप्पी इसमें से कट जाएगा, कट गया टिप्पी भी इसमें से। अब देखो VRHS और VRAJ, इसमें VR है और इसमें भी VR है, और कॉमन क्या है, विद, तीसरे में और दूसरे में विद कॉमन है, और उसके लिए क्या यूज किया गया VR का, तो VR से VR कट जाएगा। ब्रिक के लिए क्या बच गया, AJ, और मैन के लिए क्या बच गया, HS। ठीक है, HS और AJ, HS और AJ, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, HS और AJ का। प्रश्न नंबर 8 दिया है, थ्राइव्स को ऐसे लिखा जाता है तो सोलफुल को कैसे लिखा जाएगा, थ्राइव्स को ऐसे लिखा जाएगा तो सोलफुल को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें थ्राइव्स ऐसे लिखा हुआ है, और ये हर लेटर का नंबर लिखा हुआ, कौन से नंबर, T20 पर, ये इस पे, और इसको क्या लिखा गया था, ऐसे करके SIUHRDU, तो इनका ये पैटर्न बनेगा, T का U, R का S एक जोड़ के, और H का I। ठीक है, जो बीच का जो लेटर है उसमें से एक घटा रखा बिल्कुल, फिर उसके बाद यहां से एक घटा के S का R, V का U, E का D, ये पैटर्न लगेगा। थ्राइव जो लिखा THRIVES, इसको ये लिखा गया SIUHRDU। तो अभी आप देखो कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, T का U इधर 20 से 21, या 18 से 19, या 8 से 9, फिर एक माइनस करके, फिर ये माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस,
तो इसने लास्ट में पूछा सोलफुल को कैसे लिखेंगे, SOULFUL। तो इसमें से पहले डायगोनल ऐसे चलेंगे, एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक और इसमें भी एक, फिर बीच वाले में से -1, फिर -1 -1 -1। तो कैसे लिखेंगे इसको, VPTKKTE। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 वाले का। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में ARE को लिखा जाता है 87, NOT को लिखा जाता है 4197। तो CAT को कैसे लिखा जाएगा, R को लिखा जाता है 87 करके, नोट को लिखा जाता है 4197 को, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो R A कितने पर है 1 पर, R कितने पर 18 पर, E कितने पर है 5 पर। अभी 87 इनको गुणा करके देखो, 18 5 90, 18 का 18, 18 5 90। ये 87 है, ये 90 है, यानी कि 3 फालतू है। चलो कोई बात नहीं। नोट को देखो, N कितने नंबर पर है, पहले ये देखो, N नंबर पर है 14 पर, O कितने नंबर पर है 15 पर, T कितने पर है 20 पर। इन तीनों को गुणा करो, 14 14 196 और 14 210 प्लस गुणा 20 करेंगे तो 4200। देखो आपस में अंकों की गुणा करेंगे तो 90 की जगह 87 दे रखा है, कितना फालतू है 3 फालतू। इनका गुणा आपस में हमारे 42 होता है, कितना रखा 4197, 3 फालतू। अब इस कैट वाले की गुणा करो आपस में, C का मतलब है 3, A का मतलब है 1 और T का मतलब है 20। 20 से कम 20 या 60, 60 3 फालतू, तो 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 57। तो कैट का क्या कोड हो जाएगा 57। कहने का मतलब इनकी जो वैल्यू है ना, उनके आपस में गुणा करके 3 घटाने पर ये आंसर आ रहा है। NOT 14 15 20 की गुणा करो, उसमें से 3 घटा दो। CAT 3 1 20 की गुणा करो, उसमें से 3 घटा दो, तो 20 या 60, 60 में से 3 गए तो 57। ऑप्शन C उत्तर हो जाएगा 57। आगे है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, ये CASTLE को लिखा जाता है BYPUNH। डिमांड को लिखा जाता है ये, तो इधर को कैसे लिखा जाएगा ये पूछे आपसे। अब देखो इसमें देखो, ये दे रखा है CASTEL, इसको लिखा जाता है ये, और ये पैटर्न दे रखा है, पहले वाले में 1 कम, दूसरे वाले में 2 कम, तीसरे वाले में 3 कम, चौथे में 1 जोड़ दिया, पांचवें में 2 जोड़ दिया, छठे में 3 जोड़ दिया। समझ गए। ऐसे ही अगला वर्ड दे रखा था जैसे डिमांड, डिमांड को ये लिखा जाता है DEMAND, इसको लिखा है CCJBPG। पहले वाले में से 1 घटा दिया, दूसरे में 2 घटा दिया, तीसरे में 3 घटा दिया, फिर 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो यही पैटर्न इसमें लगाना है EITHER में, EITHER। इसको कैसे करेंगे, इसमें से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। इसका क्या लिखा जाएगा DGQIGU। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11, और यहां से अब हमारा मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। 10 प्रश्न तक हमने रीजनिंग करे हैं, अब आगे कुछ सवाल आएंगे गणित के। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारी PDF वहाँ पर मिलेगी, इस क्लास की PDF भी वहीं पर आपको मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 11, और यहाँ से अब हमारा गणित का सवाल शुरू करेंगे। अब गणित के प्रश्न करेंगे अब यहाँ से। तो गणित का पहला सवाल है, A की कार्य क्षमता B से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते तो A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ये सवाल पूछा है इसके अंदर। भाई A की क्षमता B से दुगनी है, मतलब अगर B की क्षमता 1 है तो A की क्षमता 2 होगी। अब क्षमता का और दिनों से उल्टा मतलब है, भाई ये इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो काम करने में दिन कितने लगाएंगे, डेज। जो काम A 1 दिन में करेगा वो 2 दिन में करेगा B, क्योंकि इसकी क्षमता का फर्क है। क्षमता दे रखी है तो काम हमेशा उसका उल्टा होएगा। समझ गए। अब A और B, A कोई काम 1 दिन में करेगा, B कोई काम 2 दिन में करेगा, टोटल ये मिलकर करते हैं 21 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया, 2 और 1 3, 21 या 63 यूनिट। टोटल काम कितना है 63 यूनिट है। इनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी, इनकी क्षमताएं जोड़ो, 2 और 1 3 और गुणा में 21 टोटल काम करा है इन्होंने 21 दिन में। 3 की क्षमता से 21 दिन में कितना काम करा, टोटल 63 काम करा है। 63 यूनिट टोटल काम है, और A की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो A अकेला कितने दिन में करेगा, 2 की क्षमता से 63/2। 63/2 करेंगे तो कितना आएगा 31, सही 1/2।
समझ गए, 63/2 यानी कि 31 सही 1/2। देखो ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1 और टोटल काम इन्होंने कितने दिन में करा है? 21 दिन में। हम कैसे निकालते हैं भाई? सवाल ये मान लो भाई ए कोई काम 1 दिन में करेगा और बी कोई काम करेगा 2 दिन में। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी भाई? टोटल काम हमारा 2 आएगा, ए की क्षमता 1 2 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी। टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे 2 बटे और इनकी क्षमता से भाग दे देते हैं। इसका मान इन्होंने 21 दे रखा है 2/3 का। तो 21 2/3 का मान निकालेंगे तो नीचे 2 ऊपर गुणा 7 दिया 21। ठीक है, टोटल काम निकल आएगा 63 आ जाएगा टोटल यूनिट। 2/3 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 63 यूनिट काम आएगा हमारा। 21 दिन में काम करता, दोनों की क्षमता है 2 + 1 करके 3, तो 21 × 3 करेंगे 63 यूनिट टोटल काम आएगा हमारा। क्योंकि इन्होंने दोनों में 21 दिन में काम करा है मिलकर, तो टोटल काम कितना था? दोनों की क्षमता से गुणा कर देंगे इनको। 63 यूनिट काम है और ए की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट, तो ए करेगा 31.5 दिन में। अगर बी पूछ लेता तो बी की क्षमता कितनी है? 1, 63/1 यानी कि बी करता 63 दिन में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 देखो, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% की दर पर और शेष को 10% की दर पर दे दिया। यदि उसे कुल वार्षिक आय 9400 रुपए हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन दिया था? इसमें दिया है देखो 1 लाख रुपए थे, 9400 रुपए उसको ब्याज मिल गया, तो 10% की रेट पर कितना धन दिया था ये बताना है। तो पहले तो इसका एक्स मानने का तरीका वो तो बड़ा सवाल हो जाएगा, इसको सीधा सा एलिगेशन लगा दो। इस सवाल में क्या करना है आपको, या तो दर निकाल दो एवरेज, भाई इधर 9% पे दिया, ये 10% पर, टोटल ब्याज आया ये, तो ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है 1 लाख, गुणा में जो समय है वो 1 यूनिट हमने मान रखा है एक साथ। ठीक है, 9400 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगी और 1 जीरो बचेगी नीचे, 9.4 आ जाएगी एवरेज दर। तो ये तो दर से निकाल दो, एक साइड 9 हो जाएगी, एक साइड 10, बीच में 9.4। ठीक है, ऐसे एलिगेशन लग जाएगा। या फिर हम सीधे पैसों पर लगा लेते हैं एलिगेशन, क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में पैसे ही निकालने हैं। तो देखो अगर सारा का सारा पैसा 9% पर देता तो कितना होता? 1 लाख का 9%, 9,000 रुपये ब्याज मिलता। भाई साधारण ब्याज तो निकालना है इसमें। अगर सारा का सारा 10% पर देता तो कितना मिलता ब्याज? 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब इसको मिला कितना है? 9400 रुपये। ठीक है, टोटल बैलेंस, टोटल ब्याज। तो अब ये 94 एलोकेशन लगाएंगे, 9400 में ये गए तो कितना बचेगा? 600 रुपये। 9,000 में से गए तो कितना बचेगा? 400 रुपये। ठीक है, अब इसने जो पैसे दिए हैं उसके हिसाब से हमें इसमें बताना है कि 10% की दर से कितने रुपए उधार दिए हैं। 10% की दर पर उसने कितने रुपए उधार दिए हैं, ये कितने रेशियो में दिए हैं? भाई अगर टोटल 1,000 रुपए होते ना इसके पास, टोटल 1,000 रुपए होते तो इसने दिए थे 600 रुपए, तो इसको देता और 400 रुपए इस पे लगाता है 10% वाले पे। ये 9% वाली हो रही, 10% वाली है, लेकिन इसके पास टोटल है कितने? 1 लाख रुपए। कितने गुना? 100 गुना, तो ये 100 गुना इस पे देता, यानी कि 40,000 इस पे देता और 60,000 इस पे देता। तो 9% पे कितने पैसे इन्वेस्ट करे उसने? 60,000 रुपए, और 10% पर कितने करे हैं? 40,000 रुपए। हमसे प्रश्न में पूछा कि 10% पर कितना पैसा उधार दिया, तो वो दिया है 40,000 रुपए। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 13 है कि 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया, पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 10%, कुल ब्याज 352। सेम वही सवाल है जो हमने अभी भी करा है, सेम वो का वो डिट्टो। देखो 8% पर दिया, अगर सारा का सारा पैसा 8% पर देता तो 4,000 रुपए का 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होता? 8 चौक 32 रुपया, 8 चौक 32, 320 रुपए ब्याज मिलता। सारा का सारा अगर 10% की देता तो कितना मिलता? मूलधन गुणा में दर गुणा समय। देखो अगर समय नहीं दे रखा तो समय हम 1 साल मान लेते हैं ताकि गुणा भाग आसानी रहे। तो 4,000 का 10% पे देता कितना रुपए ब्याज आता? 400 रुपए। लेकिन ओवरऑल ब्याज आया कितना हमारा? 352। अब ये घटा दो आपस में से, ये कितना बचेगा? 32, और ये कितना बचेगा? 48 बच गया। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 3:2 में बच गया। ठीक है, पैसे थे उसके पास 4,000 रुपए उधार देने थे, ये बने कितने हैं? 5। भाई 3:2 ले ले, टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 4,000। हमने निकालने 2 यूनिट की वैल्यू ना, कितने पे पूछा? 8%। 8% हमारा आगे वाला था ना 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। भाई ये 8 पर देवा पैसा और ये 10 पर, 8 की वैल्यू निकालनी, 8% वाला निकालना, 3 की वैल्यू निकाल, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 800। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 तिया 2400। ठीक है, 2 की वैल्यू निकालता कितना होता? 8 गुणा 2 करते तो 1600। तो अगर 8% की दर से पूछा है, 8% की दर से पूछा तो कितना रुपए दिए? 2400।
10% से पूछताछ कितने दिए हैं? 1600 रुपये। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 2400 रुपये उधार दिए उसने 8% की दर से। 2400 रुपये उसने उधार दिए हैं 8% की दर से। 1600 रुपये उधार देता हूं 10% की दर से। सवाल नंबर 14 दिया है, किसी धन पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बताओ। 2 साल पर दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अंतर देखो कितना साल का, 282 में से 270 गए तो 12.15 रुपए का, 12.15 रुपए का फर्क है भाई 2 साल पे। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो 1 साल का दोनों का बराबर है, तो दूसरे साल जो पैसे आए हैं वो आए हैं 1215 रुपए आए हैं। कितने पर आए देखो, साधारण ब्याज 2 साल का है 270 रुपए, तो 1 साल का कितना बनेगा? 135 रुपए। समझ गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज हम ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा बात भाई, मान लो यहाँ पे 100 रुपए थे, 10% की दर से दिए तो इसका 10 रुपए आएगा, दूसरी साल देंगे तो भी 10 आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम क्या करेंगे, जो ब्याज है ना पहले साल का, इस पर भी हमें ब्याज मिलता है, वो मिलेगा 1 रुपया 10% की दर से। ये फर्क है। साधारण ब्याज तो होगा 10 जमा 10 करके 20, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10 जमा 10 जमा 20 प्लस में 1 21। ये फर्क होता है। तो देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपये है, 2 साल का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो अंतर कितना आ गया, कितने रुपए का फर्क है? ये 12 रुपये 15 पैसे का है फर्क। 1 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा, इसका आधा बनेगा 135 रुपया। समझ गए। अब सवाल बन गया कि 135 रुपये पर 12.15 रुपये का ब्याज मिला है, तो दर बताओ। समझ गए। तो ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन, समय तो 1 साल ही है, ये करना 12.15 गुणा में 100 बटे में 135, ये सवाल निकालना है सीधा सा। देखो ये सॉल्यूशन होगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 135 रुपये आ गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना था, 12.15 रुपये। अब कहने का मतलब क्या है कि 135 रुपये पर 1 साल का ब्याज मिला है 12.15, ये क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है वो, तो 135 रुपये जो ब्याज था 1 साल का, उसके ऊपर ब्याज मिला है 12.15 रुपये का। तो ब्याज की दर कितना हो जाएगी, फार्मूला क्या है, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, समय तो 1 साल था, ये सारा काटेंगे तो 9% वार्षिक आ जाएगी। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी, 9%। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 9%। आगे है सवाल नंबर 15, और सवाल नंबर 15 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दुगना है, इस त्रिभुज का आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। देखो आधार दोनों का दे रखा है, एक का आधार 15 है, इसका 20, उसकी ऊंचाई 12 है, इसकी ऊंचाई x मान ली। पहले वाले का क्षेत्रफल निकालो, उसका डबल करके दूसरी वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। अब निकालो इसको, तो देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 90 वर्ग मीटर आ गया, 90 स्क्वायर मीटर, क्योंकि पहले का आधार ऊंचाई दे दी। अब इसने एक लाइन लिख रखी है कि जो नई त्रिभुज का क्षेत्र है वो पहले वाले के दुगना है, पहले वाले का क्षेत्रफल पहले का 90 है, तो इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 180 मीटर। पहले वाले का आधार दे रखा, ऊंचाई h मान ली, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, और कितना दे रखा है 180 मीटर के बराबर। यहाँ से हाइट निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 18 मीटर। ऊंचाई निकालने सीधा सा फार्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करके। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। इसके बाद आगे दिया सवाल नंबर 16, इसमें दिया है कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो आयतन बताओ। देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सॉल्यूशन देखो इसका, अब इसमें देखो सॉल्यूशन में, इसमें 16 नंबर के में, इसमें देखो पहले अनुपात दे रखा था ना, तो बेलन की त्रिज्या मान ली 3x, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी फिर 4x, क्योंकि 3:4 है। अब ऊंचाई का भी अनुपात दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2h और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3h शंकु की। आयतन का अनुपात पूछा है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो अच्छा शंकु की ऊंचाई कितनी होती है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच, और ये 3 घूम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एच से एच कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स ऊपर क्या हो जाएगा, 3 × 9 गुणा में 2, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 गुणा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 9 दूनी 18/16, 18/16 करेंगे तो 9/8 यानी कि 9:8। आयतन कितना आ जाएगा, 9:8 करके आ जाएगा। आयतन का अनुपात पूछा है।
तो इनके आयतन का अनुपात आ जाएगा 9:8। चाहे तो ये x मत मानो, तो पहले बेलन का अनुपात आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3, 3 या 9 गुना में h कितना है 4, यानी कि 36 पाई आ जाएगा। सॉरी ये है ऊंचाई पाई, आर कितना है 9 भाई आर स्क्वायर और h कितना है 2, 18 पाई आ जाएगा। यहाँ से शंकु का निकाल लो आयतन, शंकु का 1/3 पाई, आर कितना है 4, 4 चौक 16, h कितना है 3, 3 से 3 कर जाएगा कितना आएगा 16 पाई, 18 पाई अनुपात 16 पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा 18/16। कैसे भी आप कर लो, चाहे x और h मानो चाहे मत मानो, फार्मूला दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे है सवाल नंबर 17। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा, साइड का स्क्वायर होता है ना भुजा गुणा में भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब इस फार्मूले का ध्यान रखो, देखो मैंने समझाया था लाभ हो या बढ़ोतरी हो किसी चीज में तो प्लस मिलेंगे, हानि छूट कमी तो माइनस मिलेंगे। तो भुजा दोनों 10% बढ़ रही है ना, तो x का मान भी +10, y का भी +10, तो 10 x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा में y बटे में 100, 2 0 से 2 0 करिए 10 और 10 20 प्लस में 1 21%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 21% बढ़ेगा। अगर ये बोल देता है कि वह 10% एक भुजा बढ़ा दी, भाई आयत होता भाई, छोड़ो वर्ग में तो दोनों भुजाएं बराबर, अगर ये आयत होता मान लो स्क्वायर की जगह, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई 10% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% कम कर दी, तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ता। फार्मूला हमारा यही है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा में वाई बटे में 100, x का मान +10, भाई लंबाई 10 बढ़ गई, चौड़ाई 10 घट गई, तो y का मान कितना है -10, तो -10 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब है स्केल यहाँ का, प्लस x कितना है 10, y कितना है -10 बटे में 100, तो ये यहाँ पे कितना आता -1 आता, -1 का मतलब क्षेत्रफल 1% कम होगा, अगर प्लस का 1 आता क्षेत्रफल 1% बढ़ता। समझ गए, तो ये फायदा होता है फार्मूले का, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100 का। जो संख्या बढ़े प्रॉफिट हो उसमें प्लस में लेना है, अगर छूट हो हानि हो कमी हो वो माइनस में लेनी है। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 21%। सवाल नंबर 18 दिया है कि एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है, तो छूट बताओ, यानी कि बट्टा क्या होगा। ठीक है, बट्टा हमें बताना है। अब ऐसे सवालों में क्या करना, हमने सीधा सा 100 रुपये रेट मान लेना है, ताकि हमें आगे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत ही ना हो। क्रय मूल्य 100 रुपये था मान ले किसी चीज पर, तो अंकित मूल्य 20% अधिक करें कितना हो जाएगा 120 रुपया हो गया। इसने कहा कुछ छूट देकर 8% लाभ पर बेच दिया, भाई 100 रुपए की चीज लाया था 8% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेची होगी वो चीज, 108 में बेची होगी। 100 रुपए की चीज थी, उस पर मार्क प्राइस कर दिया 120 रुपया, रेट लिख दिया घर से आके 120 किया भाई मेरे, लेकिन इसने बेची 8% लाभ पर, 108 में बेच दी। छूट कितनी दी, 120 रुपए की चीज 108 में बेची, कितने % छूट दी है ये बताना है। तो 120 में से 108 गए तो कितना बच गया 12। ठीक है, छूट मिलती किस पर है, अंकित मूल्य पर मिली है छूट, 12 बटे में 120 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 12 से 12 कितना बच गया 10%। कितने % छूट दिया उसने, 10% छूट दी है। समझ गए, 10% की छूट उसने दी है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 दिया आगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, इस पर 8% और 8% के 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, यानी कि छूट दी जाती है। यदि इन 2 क्रमागत बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। कहने का मतलब 8-8 की 2 छूट दी है एक तो अलग, और एक इसने टोटल 16 दे दी, तो ये कहेगा क्या फर्क पड़ेगा भाई, किसको कितना फायदा नुकसान होगा। विक्रेता को पूछा दुकान वाले को क्या फायदा नुकसान होगा। देखो लगातार 2 छूट दी है ना, तो हमारा वही फार्मूला आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। छूट दे रखे तो दोनों माइनस में आएंगे, x का मान -8, y का मान -8 प्लस -8 गुणा में -8 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा -16, और ये -8 और -8 प्लस का 8 8 8 64 और बटे में 100 करेंगे तो यानी कि 0.64 आएगा। समझ गए, -16 में 0.64 करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 16 में से ये घटेगा
तो कितना बचेगा, माइनस का 15.36 बचेगा। तो एवरेज बट्टा कितना आएगा, 15.36। माइनस का मतलब है कि छूट है ये, इसलिए माइनस आएगा ये, ठीक है। माइनस का 15.36 ये बट्टा दिया है उसने, समझ गए। अब देखो, एक तो उसको 16% इकट्ठी छूट देता, और एक अब दी है 8-8 करके, वो कितने की पड़ी इसके, 15.36 की। फर्क कितने का आ गया, 0.64 वाली छूट का। ये छूट एक्स्ट्रा दी है ना उसने, तो कितने का फायदा होता, 0.64 का, यानी कि 900 रुपए पे 0.64 का इसको फायदा होता, जो खरीदता उसको, ठीक है, 0.64 का। भाई एक तो दुकान वाला कहता भाई तू 8-8 की 2 छूट ले जा, तो कस्टमर की कितने में पड़ती, 15.36 की। एक दुकान वाला कहता कि इकट्ठी 16% ले जा, तो उसके पड़ती पूरी 16 की। तो कितने का फर्क है दोनों में, 0.64 का। यानी कि दुकान वाले के 0.64 का नुकसान है अगर 16% देगा तो वो, समझ गए। तो 900 का 0.64/100 ये दुकान वाले को नुकसान है। तो 900 का 0.64/100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 5.76। इतना रुपए की हानि होगी दुकान वाले को। ये सवाल सीधा सीधा। पहले तो 2 क्रमागत बट्टे दे रखे, तो इनकी टोटल मान कितना आ जाएगा, 15.36, और एक एवरेज टोटल बट्टा दे दी इन्होंने 16%। अगर ये दे देता तो दोनों में फर्क कितने का है, 0.64 रुपए का, 64% का। यानी कि 900 का 0.64% हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि इसको 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 9 छक 54, 55 56 57, 5 रुपये 76 पैसे का दुकान वाले को नुकसान होता। 5 रुपये 76 पैसे का दुकान वाले को नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। लाभ होगा कस्टमर को 5 रुपये 76 पैसे का, दुकान वाले को नुकसान है 5 रुपये 76 पैसे का। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 दिया है कि एक साइकिल सवार 100 चक्कर अर्धव्यास 100 मीटर अर्धव्यास, देखो अर्धव्यास का मतलब क्या है, रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या व्यास क्या दी होती है, तो अर्धव्यास दे रखा है, इसका मतलब ऑलरेडी रेडियस दी है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ो चाहे। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते को एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, तो साइकिल सवार की गति क्या होगी। तो अब देखो, इसमें पहले तो गोलाकार जो रास्ता उसकी परिधि निकालेंगे। गोले की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखी 100, पाई का मान 3.14, 2 गुणा 3.14 गुणा 100, परिधि कितनी आ जाएगी, 628 मीटर। कितनी आ जाएगी, 628 मीटर आगे परिधि। अब देखो इसमें परिधि आगे 628, ये लगभग आई है हमारी 628। इसके बाद 2 मिनट में तय की गई दूरी, भाई इसने कहा कि 2 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, ये कोई रास्ता है, इस पे 2 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, मतलब पूरी परिधि तय करेगा 628 मीटर 2 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी तय करेगा, आधी दूरी तय करेगा, 314 मीटर। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 314 मीटर तय करिए कितनी मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट का मान कितना होता है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में उत्तर मीटर पर मिनट में दे रखा, तो मीटर पर मिनट यही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगर उत्तर मीटर पर मिनट में है तो 314 मीटर पर मिनट हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ये बी वाला, 314 मीटर प्रति मिनट। 2 मिनट में अगर 628 मीटर जाएगा तो 1 में बटे 2 करें तो स्पीड कितनी आ जाएगी, मीटर बाई स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस मीटर में, टाइम हो गया 1 मिनट, 314 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। अगर ये मीटर पर सेकंड में निकालना होता तो 314 को 60 से भाग कर देते, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये आ जाता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 21 दिया है आगे, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, किसी काम को करने में ए बी से 20 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो इसमें ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, भाई अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, और साथ में इन्होंने कहा कि ए जो हो बी से 20 दिन कम लेता है। अब देखो दिनों की बात करें, क्षमता है तो दिन हमेशा इसके उल्टे होंगे, भाई क्षमता 1 और 2 में है तो जो दिन लेंगे वो उल्टे लेंगे, भाई बी कोई काम 2 दिन में करेगा तो ए उसको 1 दिन में करेगा, और ये है इनकी क्षमता एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के उल्टे हैं। अब इसने कहा है कि ए कोई काम बी से 20 दिन में कम करेगा। अब कोई ऐसे देखो, मान ले ए ने कोई काम 10 दिन में करा, हमने मान लिया, और बी ने इसको करा 30 दिन में, इनका अंतर तो आ गया 20 दिन का, लेकिन इनकी क्षमता कितनी आई, इसकी 1 आएगी क्षमता, इसकी 3 आएगी, हमें 1 और 2 ही रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो 2 मान रखने हैं कि भाई ए और बी का अंतर भी 20 का हो, 20 दिन का हो, और ये दोनों एक दूसरे का डबल हो। तो ऐसे है कि बी कोई काम 40 दिन में करेगा तो ए उसको 20 दिन का यानी कि 20 दिन में करेगा, ये है। ए ने कोई काम
20 दिन में कराया है तो बी 40 दिन में करेगा, क्योंकि ए बी से 20 दिन कम ले रहा है और ये डबल भी है एक दूसरे से दिन। ए कोई 1 दिन लेता है, बी डबल लेता है, ठीक है। तो मतलब बी कोई काम 40 दिन में करेगा, ए करेगा 20 दिन में, तो टोटल काम कितना आ जाएगा निकाल लीजिए हम 40। इसकी क्षमता 2 थी, इसकी 1 थी, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 40 बटे दोनों की क्षमता कितनी है 3, 40 बटा 3 कितना हो गया 13 सही 1 बटा 3, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। हमने दो वैल्यू मान ली भाई, ए कोई काम बी से 20 दिन में कम करेगा, तो ए अगर 20 दिन में करा तो बी 40 दिन में करेगा, 20 का अंतर है और क्षमता के हिसाब से डबल दिन भी ले रहा है वो, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 13 सही 1 बटा 3। सवाल नंबर 22 मिक्सर और एलिगेशन का है ये। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना और पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 7:3 हो जाए। देखो 7:2 पहले था, 7:3 हो गया। दूध यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 है, दूध में कोई चेंजमेंट नहीं आया, पानी बदला है 2 से 3, कितना यूनिट पानी चेंज हुआ 1 यूनिट, ठीक है। अब देखो इसमें शुरू में क्या किसका मान दिया है 7:2, 7:2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 729 ml, 7:2 कितना होगा टोटल 9, 9 की वैल्यू कितनी है 729, तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 729 बटे 9 करेंगे कितना आएगा 81, ठीक है। और पानी डाला भी कितना है 2 से 3 हुआ है ना पानी, भाई दूध तो सेम है 7 का 7, पानी 2 से 3 हो गया, यानी कि 1 चेंज हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई है 81 ml। तो कितना पानी डाला उसके अंदर 81 ml पानी इसके अंदर डाला गया है, सीधा सा सवाल है ये, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 81 ml। सवाल नंबर 23 दिया है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 है तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। देखो मान लो कोई भी राशि थी ये, ठीक है। अब इसमें पहले साल पे जब 8% लगाया है ना तो ये आया 48। अब इसने ये कहा है कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, दूसरे साल का मतलब यहाँ भी 48 आएगा, आ गया। लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है, जो ब्याज है ना इसके ऊपर भी 8% और लगेगा, समझ गए। अगर ये मूलधन पूछता तो ये उल्टा निकलता यहाँ से, भाई किसी का 8% की वैल्यू 48 है 100% की निकालो, लेकिन इसने दूसरे साल का ब्याज पूछा है, यानी कि दोनों मिला के ब्याज और ये ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज दोनों मिलाकर, तो पहले साल का 8 तो 8% से ये भी 48 आएगा दूसरे साल का, अब 48 का भी 8% निकलेगा हमारा। 48 का 8% कितना होता है 48 गुणा में 8/100, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, यानी कि 3.84। तो 48 रुपये ब्याज वो था और 3.8 रुपये है ये मिले हमें ब्याज के ऊपर ब्याज, 48 और 3 51, यानी कि ऑप्शन बी 51.84। इसने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, दूसरे साल का ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर मिलने वाला ब्याज, समझ गए। तो जो मूलधन था उस पर 1 साल का ब्याज दे दिया 48 रुपये पहले साल का, दर दे दिया 8, दूसरे साल भी यही मिलेगा 8 की दर से तो 48, लेकिन चक्रवर्ती दे तो इस ब्याज पे भी निकलेगा 8% का, ठीक है। और टोटल हो जाएगा ये 48 प्लस ये ब्याज का ब्याज 51.84, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 दिया है कि दो शंकु का आयतन है 1:4, उनकी त्रिज्या है 4:5, उनकी ऊंचाई बताओ। अब देखो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। अब दोनों का आयतन दे रखा है भाई 1/3 पाई, ये बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच मान लिया, किसके बराबर दे रखा है 1/4 के, 1/3 से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच, ऊपर वाले की आर कितनी है पहले वाले की 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, एच मान लिया छोटा, नीचे वाला का है 5, 5 का कितना हो जाएगा 25 और ये बड़ा एच आ जाएगा, ये छोटा एच है और ये बड़ा एच है, 1/4 के बराबर दे रखा है। एच बटे एच निकालना तो 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये 16 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 25/16 चौक 64, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा 25/64, क्योंकि 1/3 पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर एच और नीचे बचेगा आर स्क्वायर एच, और ये दे रखा है 1/4 के, इसमें आर दे रखा है 4 और इसमें आर दे रखा है 5 और एच बटे एच का अनुमान हमें निकालना है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है सवाल नंबर 25, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो ये तो पॉइंट में दे दिया 0.8214, ये वैल्यू जो दे दी है पहले से ही इन्होंने पॉइंट में दे दी। अब देखो ये 15 से भाग करो, ये इसको 11 से भाग देंगे तो 11 5 55, 0.5 के आसपास आएगा, तो इसका मतलब पहले तो यही बड़ी है, तो ये तो ऑप्शन बाहर हो जाएगा भाई। 6/11 करेंगे तो 11 5 55 होते हैं, तो पहले से बाहर हो गया इसमें तो ऑप्शन। उसके बाद आगे देखो अगले में क्या दिया है 15
8/15, 15×5 75, 0.5 पे जाएगा ये भी भाई। 15×5 75, 0.6 पे 90 आएगा, तो मतलब ये भी छोटा हो गया, ये भी बाहर हो गया। 19/31 करो, 19/31, 19/31 करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 के ऊपर कुछ जाएगा, और ये दे रखा 0.8, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0.8241। ये ही सबसे बड़ी बिन होएगी जो पॉइंट में दे रखी है। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती ना, तो इनको पॉइंट में आगे खोल दे पूरा भाई। 6/11 बनेगा कैसे, 0.545। 8/15 कितना होता है, 0.533। और 19/31 कितना होता है, 0.612। अगर ये ऑप्शन डी नहीं होता ना, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी निकालते, तब ये आती। समझ गए। अब ये ऑलरेडी ऑप्शन डी पॉइंट में दे रखा, तो ये पॉइंट में हमें चेक करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ी बिन है ये, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 सवाल थे गणित के, रीजनिंग के और गणित के सवाल हमारे हो चुके हैं। अब हम 15 प्रश्न करेंगे जनरल साइंस के, 15 प्रश्न लगातार अब जनरल साइंस के हम करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, नॉलेज हब 7900। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी पीडीएफ वहां पर हमने डाल रखी है, आप 1 बाय 1 सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 26, और यहाँ से जनरल साइंस शुरू होती है। 15 प्रश्न अब जनरल साइंस के करेंगे। प्रश्न नंबर 26 जनरल साइंस का पहला प्रश्न है, भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, होमी भाभा, सीवी रमन, सतीश धवन या एसएस भटनागर। तो न्यूक्लियर साइंस के जो फादर कहा जाता है वो है होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने 1945 में किसकी स्थापना करी थी, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और एक करी थी बार्क, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा। इनको भारत का परमाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 दिया है, किस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, मतलब है तो वो नॉन मेटल, लेकिन वो चमकेगा ऐसे जैसे कोई मेटल चमक रहा हो। ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन या फिर बोरोन। तो वो जो नॉन मेटल, जो मेटेलिक लस्टर है, जिसके पास चमक है, वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो मेटल की तरह चमकता है, धातु की तरह चमकता है। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस। देखो इनर्ट गैस क्या होती है, हमारी पीरियोडिक टेबल एकदम लास्ट जो कॉलम है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये जो गैसें हैं ये हमारी इनर्ट गैस, ठीक है, नोबल गैस इनको बोलते हैं। तो हीलियम भी है, आर्गन भी है, नियोन भी है। हाइड्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। कौन सा आएगा, ऑप्शन सी, प्रश्न नंबर 38 का हाइड्रोजन गैस आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति थी। जो चांदी है ना, वो धीरे धीरे काली होने लग जाती है, किस वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से चांदी काली हो जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला याद जरूर रख लेना, H2S। H2S, H2S जब सिल्वर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड ये बना देता है। इस वजह से सिल्वर का रंग काला हो जाता है, सिल्वर की चमक फीकी हो जाती है टाइम के साथ, आप देखोगे। हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर के साथ रिएक्शन करके Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड ये बना देती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि जब लोहे में जंग लगती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि लोहे पर जंग किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन प्लस जो मॉइस्चर जो है वातावरण में उसकी वजह से। तो वो जो पार्टिकल है आसपास के वो उसके लोहे के ऊपर चिपकने लग जाते हैं और लोहे का जो वेट है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 है कि लेजोमीटर क्या काम आता है। देखो लेजोमीटर नहीं है ये है लाइजीमीटर, LYSI, ये है लाइजीमीटर, LYSI लाइजीमीटर। लाइजीमीटर किस काम के आता है, ये आता है पौधे के वाष्पन को, प्लांट इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए, प्लांट इवेपोरेशन को मेजर करने के लिए काम आता है लाइजीमीटर, LYSE लाइजीमीटर।
ठीक है, प्लांट इवेपोरेशन या फिर ट्रांसपायरेशन, उसको मापने के काम आता है ये लाइजीमीटर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, और ये लेजोमीटर की जगह क्या आएगा, लाइजीमीटर, LYSI, लाइजीमीटर। आगे दिया है प्रश्न नंबर 32, भूकंप की तीव्रता को किसके ऊपर दर्शाते हैं हम? भूकंप जो होता है किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 दिया है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पीरियोडिक ऑक्सीलेटर। सिंपल जो ऑक्सीलेटर होता है, सिंपल पीरियोडिक ऑक्सीलेटर होता है, उसमें जो टाइम पीरियड है वो हम कैसे निकालते हैं? तो इस टाइम पीरियड का फार्मूला है T इक्वल टू 2π√m/k। 2π√m/k। m क्या है? मास, और k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड t क्या होगा? 2π√m/k। ये फार्मूला याद रखना, कई बार डायरेक्ट इस फार्मूला के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 34, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलो है, यानी कि मास दिया है। भार होता है वेट और द्रव्यमान होता है मास। चंद्रमा की सतह पर g का मान 1/6 है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 यानी कि चौथाई हिस्सा है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा? अब कई बच्चे क्या करेंगे, 72 है, इसका g का मान 6 है, तो इसको 6 से भाग दे देंगे, 12 × 6 = 72। ठीक, कितना आ जाएगा? 12 किलो। 12 किलो उत्तर लगा देंगे, जो कि गलत है। देखो वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, W = mg। जी का चेंज होने का मतलब है, हम अगर वेट निकालते, अगर जी 1/6 है तो वेट भी 1/6 होगा, लेकिन मास कांस्टेंट रहता है हर किसी का। अगर उसका 72 किलो का है तो वो चांद पे भी 72 किलो, तो पृथ्वी पर भी कितना रहेगा? 72 किलो का ही रहेगा। W = mg होता है। मास जो है वो एक कांस्टेंट होता है, वेट जो है वो जी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो मास कांस्टेंट रहेगा 72 किलो। चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे ले जाओ, दूसरे सौरमंडल में चले जाओ, उसका जो मास द्रव्यमान रहेगा वो 72 किलो ही रहेगा। वेट चेंज होएगा, उसका मास चेंज नहीं होगा। प्रश्न नंबर 35 है कि थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? जो हम थर्मामीटर रखते थे पहले वाले, आजकल तो डिजिटल चल गए। तो थर्मामीटर ऐसा था और उसके अंदर कोई लिक्विड भरा होता था, जिससे डॉक्टर चेक करके देखते थे हाँ भाई इतना डिग्री टेम्परेचर है आपके शरीर का। तो क्या भरा होता है उसके अंदर? उसके अंदर होती है मरकरी। क्या होती है थर्मामीटर के अंदर? मरकरी। अब एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाई डॉक्टर जो है, बचपन में आपने थर्मामीटर लिया होगा मुंह में, वो हमेशा जीभ के नीचे रखने की बोलते थे। थर्मोमीटर भाई जीभ ऊपर कर, जीभ के नीचे रख। क्यों बोलते थे? क्योंकि थर्मोमीटर का ये था कि अगर डायरेक्ट मुंह में लेते और उस पर दांत लग गए, अगर थर्मोमीटर गलती से टूट गया तो मरकरी हमारे अंदर जाते इंसान की डेथ हो जाएगी, सब कुछ काट देगी। इस वजह से बचपन से हमने ये लिया, थर्मोमीटर हमेशा जीभ के नीचे डालते हैं। इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं, क्योंकि थर्मोमीटर के अंदर होती है मरकरी। मरकरी जैसे हमारे अंदर शरीर में गई, एक सेकंड में सारी नसें काट देगी वो। इस वजह से जीभ के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर बच्चे के। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि प्याज की मांसल पत्तियां क्या रखती है? जो फ्लैशी लीव्स होती है ओनियन, उसमें क्या होता है? प्याज के जो मोटे मोटे छिलके होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो उनमें क्या होता है? उनके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी। कैरोटीन पाया जाता है गाजर के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अंदर पाया जाता है। प्याज के अंदर क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि प्याज जब हम छीलते हैं तो प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं, किस वजह से? उसके अंदर सल्फर होता है, प्याज के अंदर सल्फर होता है। प्याज खाने के बाद मुंह से गंध भी आती है अलग से ही, तो वो सल्फर की वजह से आती है, सल्फर की गंध होती है वो। प्रश्न नंबर 37 है कि किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? विच साइंटिस्ट प्रेजेंटेड द मेरिटोक्रेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? देखो अगर सिंपल आता ना थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो तो किसने दी थी? मेंडल ने दी थी। मेंडल ने सिद्धांत दिया था वंशागत का। लेकिन ये पूछा है मेरिटोक्रेसी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दी थी सट्टन ने। सट्टन। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38 है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है? और सल्कीता चुप्ता, ये शायद ऑप्शन ही गलत दे रखा है। फिलिंग द स्पेस इन द, अच्छा ये देखो ऐसे ऐसे दे रखा, जैसे अंग के बीच में स्थान भरना, वो क्या होती है? उपस्थि। अस्थि और एक उपस्थि। तो जो
अलग अलग जो बोन है उनके बीच का स्पेस किससे भरते हैं, उपस्थित है। ये बिल्कुल सही दिया है बी वाला, तो ऑप्शन बी वाला तो बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन ए में ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज लिख रखी है, लेकिन ऑप्शन बी है जो वो बिल्कुल इसमें सही दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो ऑप्शन सी में क्या दिया है भाई, जो कार्टिलेज बोलते हैं जो, ठीक है, और ये लिक्विड कलेक्टिंग टिश्यू होता है ब्लड, ये भी बिल्कुल सही दिया है। अस्थियों के बीच को जोड़ने वाले को होता है उपास्थि, हड्डियों के बीच को, और लिक्विड कलेक्टिंग टिश्यू होता है ब्लड। सब कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, ये गलत है भाई, ए और डी दोनों गलत है, इसमें क्लियर नहीं लिख रखा क्या है। बी और सी बिल्कुल सही जोड़ रखे हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है 39, पादपों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, आयरन, नाइट्रोजन, कार्बन या मैक्सिमम। तो मैग्नीज, तो सबसे पहले पाता है उनमें कार्बन, फिर होता है हाइड्रोजन और फिर होती है ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है उनके अंदर, कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल पर एक्सरे विवरण के आंकड़े किसने दिए। देखो सबसे पहले तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का, ये किसने दिया था, ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का, ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसने प्रश्न ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन फिगर किसने बनाया था। तो ये जो बनाया था फिगर, ये बनाया गया था मैरिस विल्सन और फ्रैंकलिन के द्वारा। ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। इस प्रश्न के अंदर दो चीजें अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना। जो इसका आंसर सी सोच रहे हो वो गलत है। सी कब आता, जब इसने सिर्फ ये पूछता कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वो तो दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसने कहा कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन फिगर किसने दिया था, एक्सरे किसने किया था उसका, तो वो क्या था, मॉरिस विल्सन और फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41, देखो 40% हमारे हो चुके हैं और ये हमारे 15% थे जीएस के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, वो है नॉलेज हब 7900। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है पीडीएफ के लिए। जो पहली बार क्लास देख रहे हो यूट्यूब पर, नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम आगे कुछ प्रश्न करेंगे हिंदी भाषा के। प्रश्न नंबर 41 से यहाँ से अब हमारी हिंदी शुरू हो रही है। तो प्रश्न नंबर 41 जो है हिंदी का पहला प्रश्न, इसमें दिया है कि पवन का संधि विच्छेद करो। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो प्लस में अन। ऑप्शन ए उत्तर आएगा, पो प्लस में अन, पवन। प्रश्न नंबर 42 है, हवाई किले बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, कोरी कल्पना करना। प्रश्न नंबर 43 है, नीलांबर में कौन सा समास है। नीला है जो अंबर, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताना है, अनजान, सच, पत्ता या घोटक। तो इसी में से तत्सम शब्द है वो है घोटक। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, ह्रास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ह्रास का आपने पढ़ा होगा ना, मूल्य ह्रास हो गया। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होना, कमी होना। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा किसी वस्तु का मूल्य ह्रास हो गया। मूल्य ह्रास का मतलब वस्तु की कीमत में गिरावट आना। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। तो विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, वृद्धि होना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग आचार के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार के आगे ऐसा क्या लगा है कि उसका अर्थ होता है जुल्म। तो जुल्म का मतलब क्या होता है, अत्याचार, अत्याचार। तो आचार के आगे कौन सा उपसर्ग जोड़े कि वो अत्याचार बन जाए शब्द, तो बनेगा अति। अति प्लस में आचार क्या बनेगा, अत्याचार। अत्याचार का मतलब क्या होता है, जुल्म। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 के बाद प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। जिस वाक्य के अंदर क्रिया दी गई है, क्रिया कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म क्रिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, वो कौन सा वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, इसमें तो कर्म है ही नहीं। बालिका निबंध लिख रही है, बिल्कुल लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। तो सकर्मक क्रिया किसमें है, ऑप्शन बी वाले में है। ऑप्शन सी देखिए इसके आगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं।
पक्षी उड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, पर आकाश में उड़ते हैं तो आकाश से कोई मतलब नहीं है, आकाश एक कर्म की भूमिका नहीं निभा रहा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक हंसता है, तो ये तो कर्म के ऊपर निर्भर भी नहीं है, तो ये भी सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 47 का, बालिका निबंध लिख रही है वो वाला। प्रश्न नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। 4 शब्द हैं, 3 बिल्कुल शुद्ध है, एक अशुद्ध लिखा है, वो कौन सा है। संग्रहित, प्रौढ़, परिशिष्ट और निरीक्षण। तो इसमें से आप देखते ही समझ जाओगे प्रौढ़, प्रो के ऊपर हमेशा 2 मात्रा आएगी, प्रौढ़। बड़े औ की मात्रा आएगी, औ ओखली वाली, ये ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रौढ़ जो शब्द है वो गलत लिखा गया है। प्रश्न नंबर 49 दिया है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रासंगिक, पठित, ईश्वरीय, उत्कृष्ट। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। ये देखो सारे के सारे विशेषण शब्द दिए गए हैं। इनमें से ऐसे कौन कौन से जो शब्द हैं, ऑप्शन ए 1 2 3 4 में से जो संज्ञा से बने हैं, संज्ञा से बने हुए विशेषण, तो वो है प्रासंगिक, दूसरा है ईश्वरीय और तीसरा उत्कृष्ट। 1 3 और 4, 1 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये पठित जो है ये पठ धातु से बना है, संज्ञा शब्द नहीं है, ये क्रिया है, क्रिया से बना है, संज्ञा से नहीं बना, इसलिए ये नहीं है विशेषण, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 हिंदी का आखिरी प्रश्न है, उत्पल और उत्पल का क्या अर्थ भेद है। उत्पल क्या है और उपल क्या है। उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल होता है पत्थर, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। उत्पल कमल और उपल पत्थर। ये 10 प्रश्न थे हिंदी के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है, बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ पर हिस्ट्री में जाके चेक करिए, सारा कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा, हरियाणा जी के, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मिलेगा, अलग अलग स्टडी मटेरियल, अलग अलग राइटर्स के आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ पर। प्रश्न नंबर 51 और अब 10 प्रश्न करेंगे हम इंग्लिश के। प्रश्न नंबर 51 से लेकर 60 तक अब 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश लैंग्वेज के करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 इंग्लिश का पहला प्रश्न है और इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है, एरर ढूंढना है। स्टैटिस्टिक्स shows that 50% of new businesses fail in their first year and 30% by second year। अब इसमें से एरर कहाँ पर है, तो इसमें छोटा सा एरर है, क्या आएगा। देखो स्टैटिक्स क्या होते हैं, स्टैटिक्स एक प्लूरल वर्ड है, स्टैटिक्स का स्टैटिक्स प्लूरल है, तो यहाँ पे एस या एस नहीं आएगा, शोज की जगह क्या आएगा, शो आएगा। आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, शोज नहीं आएगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, आंकड़ा नहीं आंकड़े, तो इसके बहुवचन है, इसके साथ एस या एस नहीं आएगा, प्लूरल के साथ सिंपल शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन ए में ही एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है और ये फिल इन द ब्लैंक हमें यहाँ पे करना है, खालिस्तान हमें यहाँ पे भरना है। लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी ब्लैंक इन द मैटर। यहाँ पर क्या आएगा इनमें से, तो यहाँ पे आएगा डुप्लीसिटी। क्या आएगा, डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का मतलब क्या है कि डबल डीलिंग, धोखा। मुझे उसके बातों पर भरोसा है, मैं इस मैटर में कोई धोखे वाली बात नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 53 है, एंटोनियम बताना है आपको, और वर्ड क्या दिया है, ब्लरनी। ब्लरनी का एंटोनियम बताना है। ब्लरनी का मतलब क्या होता है, फ्लैटरी, चापलूस, ठीक है। रिसीड का मतलब क्या होता है, रिट्रीट करना। रिसीड का मतलब क्या होता है, रिट्रीट करना। विड्रो, फोस्टर का मतलब क्या होता है, फोस्टर का मतलब नोरिश, नर्चर। और ये जो वर्ड दिया है तीसरा कैस्टिगेट, ये क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो ब्लरनी का मतलब क्या होगा, सॉरी इसका एंटोनियम पूछा है तो वो आ जाएगा कास्टिगेट। ब्लरनी का जो एंटोनियम होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला। 54 का है वन वर्ड का, इसमें पूछा है स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। एक स्टाइल जिसमें जो राइटर है वो अपनी नॉलेज, ज्ञान को प्रदर्शित करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो होता है पेडांटिक, पेडेंटिक, ठीक है, पेडेंटिक होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। प्रश्न नंबर 55 का है, इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस।
और इसमें देखते हैं क्या करना है। वन ऑफ द मैन गैव फर्स्ट एड टू हितेश। अब ये जो है ना, इसमें चेंज करना है, हु इज इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट। हु इज इंजर्ड की जगह क्या आएगा, हु हैड इंजर्ड, हु विच वाज इंजर्ड, हु वाज इंजर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। वन ऑफ द मैन गेव पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। पास्ट में बात हो रही है तो इसका मतलब हु का, हु इज इंजर्ड, हु इज नहीं आएगा, अब एक्सीडेंट पहले हो चुका है तो क्या आएगा, हु वाज इंजर्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला, हु वाज इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, सिनोनियम बताना है आपको वर्ड का नबोब का, NABOB। नबोब मीन्स ए पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, मतलब अमीर धनी व्यक्ति, कहने का मतलब ये है। नबोब मतलब जिसके पास अपार धन दौलत हो, उसको। तो इसका सिनोनियम पूछा है, वो क्या होगा, बिग विग। बिग विग, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, बिग विग। क्वेश्चन नंबर 57 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। द टॉप रैंकिंग मैनेजर ब्लैंक हिज सक्सेस इन द प्रोफेशन टू हिज मैनेजिंग डायरेक्टर्स गाइडेंस। यहाँ पे क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, रिगार्डिंग समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसके अंदर आपको एरर बताना है। आई वॉन्डर्ड हाउ मैनी लगेज माई मदर वाज प्लानिंग टू टेक फॉर द ट्रिप। देखो अब इसमें दो एरर हो सकते हैं। अगर हम यहाँ मैनी की जगह मच कर दे, हाउ मच लगेज माई मदर वाज प्लानिंग टू, तो भी ठीक है। अगर यहाँ पर हाउ मैनी, तो यहाँ पे पीसीज ऑफ लगेज आएगा, पीसीज ऑफ लगेज। ए और बी दोनों को हम करेक्ट कर सकते हैं। मैनी की जगह मच लगा के भी हम करेक्ट कर सकते हैं, और अगर मैनी सही है तो यहाँ पे लगेज के आगे क्या आएगा, पीसीज ऑफ लगेज आएगा। क्योंकि मैनी जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का चक्कर हो जाता है। मैनी काउंटेबल के साथ आता है, मच अनकाउंटेबल के साथ। क्वेश्चन नंबर 59 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। इसमें दिया है, द पुलिसमैन टोल्ड द स्टूडेंट डोंट पार्क योर व्हीकल हेयर। डोंट पार्क योर व्हीकल हेयर, और इसमें आपको बताना है क्या एरर इसके अंदर दिया गया है। द पुलिसमैन टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड का क्या हो जाएगा, आस्क द स्टूडेंट्स डू नॉट पार्क देयर व्हीकल एट दिस प्लेस या एट हेयर। तो यह क्या आएगा, स्टूडेंट्स नोट टू पार्क देयर व्हीकल है, ये ऑप्शन सी वाला। हेयर नहीं आएगा, देखो हेयर है तो इसका देर हो जाएगा, तो हेयर हेयर देयर तीनों में छोटा सी गलती है, यहाँ पे क्या आएगा, देर आएगा हेयर की जगह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, और ये वर्ड सेंटेंस, ए डाइम्स वर्थ, ये इडियम दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ए डाइम्स वर्थ, तो ये होता है एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, एन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये 60% पूरे यहाँ पर इंग्लिश पूरी हो गई। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो वहां पर बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, आप हिस्ट्री में चेक करना, फाइल्स भी मिलेगी, वर्ड में भी मिलेगा, और भी काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पर है। हरियाणा जी के अलग अलग टीचर्स की डाल रखी है, एमसीक्यू डाल रखी है, पीवाईक्यू डाल रखी है, हर सब्जेक्ट के, स्टैटिक जी के, हिंदी के नोट्स पड़े हैं, और भी डेली स्टडी मटेरियल अपडेट होता रहता है वहां पर। तो आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। प्रश्न नंबर 61, और यहाँ से अब हम 15-20% जीके के करेंगे, और लास्ट के 25% हम करेंगे हरियाणा जीके के, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 61 दिया है, जीके का पहला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस पर आधारित थी, सबसे बड़ी क्या उनकी ताकत थी, कृषि पर, व्यापार पर, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या फिर बढ़ईगिरी। तो वो सबसे ज्यादा निर्भर किस पर थे, कृषि पर। किस पर निर्भर थे, कृषि पर। गेहूं की खेती करते थे वे, कपास इनका प्रमुख साधन था, आय का स्रोत था। एक तो एक कृषि पर निर्भर करते थे, सबसे मेन पॉइंट। तो दूसरा इनका बिजनेस नेटवर्क भी अच्छा था। देखो अगर ऑप्शन में एग्रीकल्चर दे रखा तो ये तो आएगा ही आएगा, पहला ऑप्शन ये है। अगर एग्रीकल्चर ऑप्शन में नहीं आएगा तो इनका होता है बिजनेस का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 62 दिया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, कथा सरित सागर, रजत तरंगिणी, भारत कथा या जय संहिता। तो महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था।
ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63 दिया है कि लगभग 84 साल तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था। 84 साल तक लगभग शासन किया है, कौन था मुस्लिम वंश? देखो सबसे पहले था गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी, सैयद वंश, फिर मुगल वंश। सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर मुगल वंश। तो सबसे पहले वंश कौन से आए थे? गुलाम वंश। 84 साल इन्होंने शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था इन्होंने? 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा था। उसके बाद खिलजी वंश आ गया था। किसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, गुलाम वंश भी बोलते हैं, दास वंश भी इसको बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 64 है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को सुल्तान घोषित करके दास राजवंश के शासन की शुरुआत करी थी। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है ये दास वंश बोल लो या फिर गुलाम बोल दो, इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 1206 में। तो इसने अपने आप को गुलाम वंश का संस्थापक कब बनाया था? 1206 के अंदर अपने आप को सुल्तान घोषित करा था। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 1206 के अंदर। प्रश्न नंबर 65 है कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर कर दिया था? सिराजुद्दौला ने एक शहर का नाम कर दिया था अलीनगर, क्यों? क्योंकि इसके दादा का नाम था अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला का, उसके नाम पर इसने एक शहर का नाम कर दिया था अलीनगर। और कौन सा शहर था वो था कलकत्ता। कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर कर दिया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखो आंसर की में इसका ऑप्शन बी गलत टाइप हो रखा है, ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका कलकत्ता। प्रश्न नंबर 66, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? हैदर अली, वडेयर, टीपू सुल्तान या फिर कृष्णदेवराय? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? देखो आंसर की में ऑप्शन डी है जो गलत प्रिंट हो रखा है। अब बताओ मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो मैसूर का शेर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान ये हैदर अली का बेटा था, ये भी ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कब से कब तक? देखो 1750 में इसका जन्म हुआ था, 1799 में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। 1782 तक ये मैसूर का किंग लॉयन ऑफ मैसूर जाना जाता था। ठीक है, अब इसमें दुर्गति कैसे बनी? थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुए थे। एंग्लो मैसूर वार थर्ड और फोर्थ टीपू सुल्तान ने लड़े थे। टीपू सुल्तान का और ईस्ट इंडिया कंपनी का थर्ड और फोर्थ 4 हुए थे एंग्लो मैसूर वार। 2 हैदर अली के साथ हुए थे, 2 टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान ने लड़ा था तीसरा और चौथा। तीसरा कब से कब तक चला था? 1789 से लेकर 1792 तक। चौथा चला था 1798 से 1799 में, और यानी 99 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। ठीक है, तो लॉयन ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखो सबसे पहले जो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे, कौन बनाए थे पहले तो वो बताओ? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले जो संविधान सभा के जो हेड है वो बनाए गए थे। ठीक है, 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर को बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अब इसने पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? देखो हमने सिर्फ एक ही नाम पढ़ रखा वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का पहले बात तो पूरा नाम ध्यान रखना, क्या नाम है इनका? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये थे वाइस प्रेसिडेंट, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरपर्सन जो प्रेसिडेंट थे। इनके अलावा एक बंदा और था संविधान सभा का उपाध्यक्ष, और वो कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। वी.टी. कृष्णमाचारी ये भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखना दोनों नाम। एच.सी. मुखर्जी सभी को याद है, लेकिन कृष्णमाचारी ये नाम भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी।
प्रश्न नंबर 68 है कि 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। भाई अब जो हम 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र बोलते, लेकिन 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था, कौन सा दिवस मनाया जाता था। शहीदी दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस ये तो भाई 1947 के बाद की बात है, ये भी नहीं मनाया जाता था। स्वतंत्रता दिवस या संविधान दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ये भी नहीं मानते। तो वो कौन सा था, स्वतंत्रता दिवस। इससे भी प्रॉपर जो ऑप्शन है भाई, स्वतंत्रता दिवस तो ठीक है, लेकिन इससे भी जो प्रॉपर ऑप्शन जो सही है ना इसका, तो ये चारों ही ऑप्शन गलत है। किस दिवस में बनाते थे हम, पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में। 26 जनवरी को किस लिए मनाया जाता था, पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता था। 1947 से पहले की बात है ये, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 की बात है ये। 26 जनवरी 1930 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और संविधान जो पूर्ण स्वराज्य की मांग करी थी इन्होंने। तो पूर्ण स्वराज्य दिवस, टोटल इंडिपेंडेंस, ये मनाया जाता है 26 जनवरी 1947 से पहले की बात है, 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1930। तो अगर ऑप्शन में पूर्ण स्वराज्य नहीं है तो हमें इंडिपेंडेंस डे लगाना है, क्योंकि उसको भी स्वतंत्रता दिवस इन्होंने माना था, पूर्ण स्वराज्य को स्वतंत्रता माना था इन्होंने। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 में दिया है, द बॉर्डर इज द 5th लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। विश्व में किन दो देशों के बीच की बाउंड्री 5वें नंबर पर है सबसे बड़ी। भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश। मेन तो मकसद क्या है कि भारत के दे रखे, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा टच करती है, तो वो है भारत और बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश की ये वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर बात करें किसकी है वर्ल्ड में, तो वो है अमेरिका और कनाडा की। बाउंड्री लाइन सबसे ज्यादा टच करती है, अमेरिका और कनाडा की है। तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना और चिली की। दूसरे नंबर पर है रूस की और कजाकिस्तान की। अमेरिका कनाडा, रूस कजाकिस्तान, अर्जेंटीना चिली, भारत बांग्लादेश 5वें नंबर पर है। ठीक है, आपस में जो बाउंड्री टच करते हैं ना दो देश एक दूसरे के साथ। अच्छा, भारत और बांग्लादेश से एक चीज ध्यान रखना, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का वो राज्य है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक साइड से सिर्फ इसकी सीमा भारत से लगती है बस, बाकी ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 70 दिया है, 10 डिग्री जो चैनल है, स्ट्रेट नहीं चैनल आएगा, 10 डिग्री चैनल किस अंडमान मतलब कहाँ से गुजरता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी या मालाबार तट। तो 10 डिग्री जो चैनल है ये निकलता है अंडमान निकोबार आइलैंड से। अंडमान निकोबार आइलैंड से 10 डिग्री चैनल जो है वो निकलता है। अगला है प्रश्न नंबर 71, यह है इकोनॉमिक्स का प्रश्न। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता का क्या प्रभाव पड़ता है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, एवरेज हो जाती है, जीरो हो जाती है या फिर मिनिमम हो जाती है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है उसके हिसाब से जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का। अगला है प्रश्न नंबर 72 और इसमें दिया है, दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। विश्व धरोहर में कौन सा स्मारक शामिल नहीं है। देखो चारों के चारों दिल्ली के अंदर है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स में कौन सा शामिल नहीं है। लाल किला भी है, हुमायूं का मकबरा भी शामिल है और कुतुब मीनार भी है। लेकिन जंतर मंतर जो है, देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों नहीं है। जंतर मंतर एक जयपुर में भी है और एक ये दिल्ली में भी है। तो जंतर मंतर जो जयपुर वाला है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में शामिल है। जो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान के अंदर है ना वो शामिल है, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली का जंतर मंतर है ये वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में शामिल नहीं है।
ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जंतर मंतर जो जयपुर वाला है वो शामिल है, लेकिन जो दिल्ली का है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, यहूदियों का धार्मिक पाठ का क्या नाम है? यहूदियों का सुक्ति संग्रह, जैन अन्वेषता, त्रिपिटक और मूसा कोट। देखो, जैन अन्वेषता ये होती है ईसाई पर्शियन लोगों की होती है ये, ठीक है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की है। देखो, यहूदियों की बात करी है ना, इनका अगर प्रॉपर नाम पूछा जाए ना तो वो नाम है तनख। क्या नाम है वो? तनख। लेकिन इसके अगर नियम की बात करो वो है मूसा के सिद्धांत, मूसा संहिता। और दूसरा नाम क्या है इसका? टोरा। मूसा संहिता का दूसरा नाम क्या है? टोरा। तनख भी इसकी पवित्र किताब है जो यहूदी है उनकी, ठीक है। हिब्रू बाइबल होती है ये। कौन सी बाइबल है? हिब्रू बाइबल इसको कहा जाता है, तनख को। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, मूसा संहिता ये इनकी किताब है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 74 दिया है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, ये आपको इसमें से बताना है। शक, कार्तिक, भादवा और चैत्र। तो देखो, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर शुरू होता है वो होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से। तो पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, तो कौन से महीने से आता है वो? चैत्र से। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, चैत्र महीने से। प्रश्न नंबर 75 है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? द फर्स्ट फिल्म टू रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर वाज कौन सी थी? काबुली वाला, ऑप्शन बी है श्यामची आई, ऑप्शन सी है अनुराधा, ऑप्शन डी है अपूर संसार। तो ये फिल्म थी श्यामची आई, श्याम की माता जी, श्यामची आई, जो पहली फिल्म थी जो नेशनल अवार्ड जीता था बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। कब की बात है ये जीता था इन्होंने 1954 के अंदर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76, अब यहां से लास्ट के हम 25 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के। ये 15 प्रश्न हमने जीके के करे थे, अब हरियाणा जीके के लास्ट के 25 प्रश्न हम करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? वो नाम है नॉलेज हब 7900। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा, बहुत सारी पीडीएफ डाल रखी है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है वहां पर। एक बार नॉलेज हब ज्वाइन जरूर करना। प्रश्न नंबर 76 यहाँ से हरियाणा जीके शुरू होती है, 25 प्रश्न अब हम हरियाणा जीके के करेंगे। तो प्रश्न नंबर 76 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न, इसमें दिया है कि किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है? हरियाणा के लिए हरिबाणक शब्द किस ग्रंथ में प्रयोग किया गया है? ज्योति प्रकाश, विजय प्रकाश, सोम प्रकाश या फिर अखंड प्रकाश? तो वो प्रयोग किया गया है अखंड प्रकाश के अंदर। किसके, कौन सा ग्रंथ है? अखंड प्रकाश। अच्छा, लिखा कौन किसने था? अखंड प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी धरणीधर ने, धरणीधर अखंड प्रकाश। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 77 है कि किस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र है। वायु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण या स्कंद पुराण? देखो, कुरुक्षेत्र को एक धर्म क्षेत्र कहा गया है, और ये किस में कहा गया है? महाभारत में, जो गीता है ना उसमें, भगवत गीता के अंदर कहा गया है। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। और हरि क्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर कहा गया है? वो कहा गया है स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 78 दिया है कि शाहजहां को हरियाणा के किस क्षेत्र से लगाव था जहां उसके धार्मिक नेता का निवास था? मेवात, थानेसर, नूह या खरखोदा? तो ये चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं, क्योंकि शाहजहां का जो मेन लगाव था वो था महम, रोहतक। ठीक है, महम से, क्योंकि महम के अंदर एक शाहजहां की बावड़ी भी है। शाहजहां की बावड़ी कहां पर है? महम के अंदर है, रोहतक के अंदर है।
इसके अलावा दूसरा भी शाजिया का जो लिंक हो सकता है वो है राय मुकुंद दास का महल, राय बाल मुकुंद दास का महल, और वो है नारनौल के अंदर। शाजिया का हरियाणा में दो ही जगह है, एक तो नारनौल का है और दूसरा है महम के अंदर, महम बावड़ी। तो इसका उत्तर आएगा महम। चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं प्रश्न नंबर 78 के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 79, 79 नंबर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। चार कथन दे रखे हैं, 1 2 3 4, और इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। पहला दिया है कि 1927 में जींद रियासत के नरवाना में जींद राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। जींद रियासत को जीव प्रजामंडल इसकी नींव रखी गई थी नरवाना के अंदर, कब? 1927 के अंदर। सही है ये बात। दूसरा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत के लोगों ने प्रजामंडल का गठन किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि आज़ादी के बाद नारनौल सहित पटियाला रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया गया था, यह भी सही है बिल्कुल। चौथा है कि नाभा रियासत को भारतीय संघ में विलय के बाद पटियाला के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि नाभा को पटियाला के अंदर मिला दिया गया था, बाद में इसका पूरा नाम पटियाला कर दिया गया था, ये भी सही है। चारों की चारों जो कथन दिए गए हैं इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबो। प्रश्न नंबर 79 का ऑल ऑफ अबो। आगे है प्रश्न नंबर 80। कौन बहुत हल्की मिट्टी में मौजूद होता है, यानी कि जो हल्की मिट्टी है, वेरी लाइट सोइल, बहुत हल्की मिट्टी, उसमें क्या पाया जाता है? चूना, गाद, रेत, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत हल्की मिट्टी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेत मिलेगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। कई जगह पर आपको इसका चूना भी आंसर मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन इसका आंसर प्रॉपर रेत आएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81 दिया है कि कौन सी झील मृत झील है? डेड लेक किसे कहा जाता है हरियाणा के अंदर? बेबीपुर की झील, अनंगपुर की झील, डबचिक झील, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है डबचिक झील को। डबचिक झील कहाँ पर है? ये होडल के पास है, पलवल में, डबचिक झील, और इसको मृत झील भी कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे प्रश्न नंबर 82। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, या फिर फरीदाबाद? तो भिंडावास जो है वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 82 का। आगे है प्रश्न नंबर 83। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? कौन सा मसाला सबसे अधिक उगाया जाता है? धनिया, लहसुन, हल्दी, या मिर्च? तो सबसे अधिक खेती किस मसाले की होती है हरियाणा में? लहसुन की। लहसुन सबसे अधिक उगाते हैं। और जिला पूछे भाई सबसे अधिक मसाले किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, तो वो होते हैं यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन यमुनानगर के अंदर है। पूरे हरियाणा का 40% जो मसाले हैं वो अकेले यमुनानगर में होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक होता है हरियाणा में लहसुन, उसके बाद धनिया वगैरह, हल्दी वगैरह, ये सारी चीज होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में होता है लहसुन, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में कहां पर हुई थी? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हुई थी बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर के अंदर। ये चार ऑप्शन गलत है। हरियाणा में और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कोई संबंध नहीं है, ना तो इसकी कोई यूनिट है हरियाणा के अंदर। ये चार ऑप्शन गलत दिए हैं। BEL बेंगलोर के अंदर है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर ध्यान रखना है इसमें से। ठीक है, ये जो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे BEL ही बनाती है। प्रश्न नंबर 85 दिया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के, देखो 2020-21 का सर्वेक्षण है, ये PYQ उठाया हुआ है, इसलिए देखो आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है ना 2024-25 वाला, जो पिछले CET में जो अभी पेपर हुआ था ग्रुप C वाला, उसमें भी प्रश्न आया था इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से। आपको ये जरूर करके जाना है, बजट जरूर करके जाना है हरियाणा सरकार का। हरियाणा फिन हरियाणा जो है ना, हरियाणा फाइनेंस की जो ऑफिशियल साइट है फिन हरियाणा, यहाँ पर बजट एक ब्रीफ में दिया गया है 10-12 पेज का, वो पढ़ के जाना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 86। हरियाणा में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं? हरियाणा में कितने नागरिक हवाई अड्डे हैं? देखो नागरिक हवाई अड्डे पूछे हैं, अगर सिंपल एयरपोर्ट पूछता तो हरियाणा में सिंपल 7 एयरपोर्ट है। नागरिक हवाई अड्डे पूछे तो 5 है। 5 कौन कौन से हैं? हिसार के अंदर है,
भिवानी के अंदर है। भाई पूरे कंप्लीट नाम लिख देते हैं इनका। एक तो है हिसार, एक है भिवानी, एक है करनाल, एक है नारनौल और एक है पिंजौर। ठीक है, ये 5 हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा 2 एयरफोर्स स्टेशन भी है हरियाणा के अंदर, एक सिरसा के अंदर और एक अम्बाड़ा के अंदर। एक सिरसा के अंदर है एयरफोर्स स्टेशन और एक अम्बाड़ा के अंदर है। तो अगर नागरिक हवाई अड्डे की बात करें तो 5 हैं और टोटल की बात करें तो 7 है। 2 एयरफोर्स स्टेशन भी है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो लाइसेंस एयरपोर्ट है वो है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो अलग है। तो इसमें उत्तर आएगा 5। आगे है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 में क्या दिया है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है। बच्चे, यह हरियाणा का हो चाहे कहीं का भी, किसी भी राज्य का हो, गवर्नर के लिए जो क्वालिफिकेशंस होंगे वो सभी के लिए सेम है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 35 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए, ये भी सही बात है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल ये सही बात दी गई है इसके अंदर, गवर्नर के बारे में दी है। अच्छा, गवर्नर का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 152 से लेकर 162 तक। ये सारे के सारे किससे संबंधित है, गवर्नर से संबंधित है, राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 153 जो है उसमें क्या लिखा है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 155 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वो 155 में है। 153 में लिखा है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन डी उत्तर आएगा, सारी बातें सही दी गई है राज्यपाल के बारे में। आगे है प्रश्न नंबर 88। हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा इलेक्शन कमीशन की स्थापना, तो उनकी जो स्थापना हुई थी, हरियाणा इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 को। 18 नवंबर 1993 को हरियाणा इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। आर्टिकल कहां से कहां तक है ये, 243 के से लेकर 243 जड ए तक। ठीक है, स्टेट जो प्रोविजंस दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग 243 में। ऑप्शन डी उत्तर आएगा 18 नवंबर 1993। प्रश्न नंबर 89 दिया है कि कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट है, कौन सी सही आपको बताना है। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत के नियंत्रण में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन पंचायत समिति के स्थान सलाह पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। आय का 20% पशु मेला जिला परिषद को दिया जाता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी उत्तर आएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 90। देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर और सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है। मॉडल कैरियर सेंटर और सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट। देखो, अगर ये नहीं भी पता तो सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। ठीक है, अब इस चीज में थोड़ा सा चेंज है, एक चीज और ध्यान रखो। सोलर एनर्जी का जो है ना, मेन सोलर एनर्जी का, ये तो है गुड़गांव के अंदर, लेकिन फर्स्ट मॉडल कैरियर जो सेंटर है ये है नोएडा के अंदर। ये नोएडा के अंदर है मॉडल कैरियर सेंटर। देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर ये नोएडा के अंदर है और सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट ये गुड़गांव के अंदर है। प्रश्न नंबर 91 देखो, गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस, अब इसमें कोई फिक्स तारीख नहीं है इसकी, ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जेठ के महीने में। जेठ के महीने में किस दिन मनाया जाता है, सिख कैलेंडर के हिसाब से जो तीसरा महीना होता है जेठ के महीने, उसमें मनाया जाता है ये। ठीक है, जेठ के महीने में गुरु अर्जुन देव का, अब की बार कौन सा था, 30 मई को था। 30 मई 2025 को मनाया गया था अर्जुन देव का शहीदी दिवस। जेठ के महीने में मनाया जाता है ये। ऑप्शन सी उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 91 का। आगे है प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। पहला है कि मंटिल्या आभूषण ढोलक के आकार का एक ताबीज है। तांती एक देवता का नाम पर कलाई पर चांदी के तार का धागा बांधा जाता है, ये भी सही है। हेमेल सोने का बना एक आभूषण है, ये भी सही। सारे के सारे कथन सही है। ये तांती नहीं, ताबीज होगा ये शायद, ताबीज जो बांधते हैं ना कलाई के ऊपर, वो ताबीज। प्रश्न नंबर 93 दिया है आगे, कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था।
कोस मीनारें किसने बनवाई थी? ये बनवाई गई थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है। इसके बाद देखो, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, लेकिन अकबर और जहांगीर ने भी ये आगे इनका काम जारी रहा। अकबर और जहांगीर के काल में भी इनका, शेरशाह सूरी ने ये बनवाई थी। ये एक स्तूप से होते थे 30 फीट ऊंचे। जो आपने जीटी रोड पर जाओगे तो वहां पर दिखेगा पानीपत के आसपास भी है ये, कोस की मीनारें बोलते हैं इनको। ठीक है। कोस की मीनारों का क्या काम था? एक मीनार यहाँ खड़ी कर दी, फिर एक कुछ दूरी पर खड़ी कर दी। इनके बीच की जो दूरी होती थी वो 2 मील होती थी। 2 मील यानी कि 3.2 किलोमीटर एक कोस के अंदर। इसलिए कोस की मीनारें बोलते थे इनकी, ताकि दूरी मापने के लिए। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 93 का। आगे है प्रश्न नंबर 94। चोर गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? हाफिज खान, वद्रुमजा, जमाल खान या अली इमरान? तो चोर गुंबद पहले तो बताओ है कहां पर? ये है नारनौल के अंदर। और नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है ये। किसने निर्माण करवाया था चोर गुंबद का? जमाल खान ने। जमाल खान ने। ठीक है। और किसके शासनकाल की बात है ये? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की बात है ये। उसके शासनकाल में जमाल खान ने बनाया था ये चोर गुंबद, नारनौल के अंदर है। ठीक है। जमाल खान लोहानी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है कि बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ पर है? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये है स्थलभोर के अंदर, स्थलभोर रोहतक के अंदर। 96 नंबर दिया है, संस्कृत भाषा में लिखी गई चित्रबोधिनी के साहित्यकार कौन थे? चित्रबोधिनी किसने लिखी थी? बनारसीदास, डॉक्टर मथुरादत्त पांडे, पंडित हरिपुण्य न्यायरत्न या आचार्य भगवान देव? तो ये लिखी थी हरिपुण्य न्यायरत्न ने। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चित्रबोधिनी के लेखक कौन है? पंडित हरिपुण्य न्यायरत्न। प्रश्न नंबर 97, देखो ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। ये पिछले साल पहले किसी पेपर में पूछा गया प्रश्न है पीवाईक्यू के हिसाब से। आपको जो करंट डाटा है 2025-26 का वो सारा याद करके जाना है। ये पीछे वाला कोई काम नहीं आएगा। 2025-26 का बजट पढ़ के जाना है। ठीक है, सारी चीजें आपको ये पढ़कर जानी है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 98 है कि मास्टर चंदगीराम का संबंध किस खेल से है? मास्टर चंदगीराम का संबंध, तो ये है एक रेसलर है ये। इन्होंने 1970 में जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स 1970 इन्होंने गोल्ड जीता था मास्टर चंदगीराम ने। ठीक है, 1970 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले थे मास्टर चंदगीराम। कुश्ती से संबंध है ये। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 98 का। प्रश्न नंबर 99 है कि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी किस पुस्तक में लिखी है? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने किसने लिखी है? बाणभट्ट ने 2 लिखे, कादम्बरी नाटक लिखा था और एक हर्षचरित लिखी थी। तो किसमें है हर्ष की जीवनी, यानी कि हर्ष के बारे में? वो है हर्षचरित में। बाणभट्ट ने लिखी थी हर्ष के ऊपर, हर्षचरित। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 100। हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना कब शुरू करी गई थी? तो ये करी गई थी 26 फरवरी 2019 को। 26 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके अंदर 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, हर साल दिए जाएंगे 6,000 रुपए, 5 एकड़ तक जिसकी जमीन है किसान की उसको। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। जो 2,000 की 3 किस्त आती है वो है ये। 26 फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। तो ये था हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 100 के 100 प्रश्न इसमें हमने करे हैं और हर प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन हमने देखा है। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न के आंसर में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप। नॉलेज हब 7900, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगी। और ये जो टेस्ट सीरीज हम जो करने लग रहे हैं, जो प्रश्न हमने करे हैं, ये टेस्ट सीरीज दी गई है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 100% हमने कर लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर हम 7 करेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए।
ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।